गाइस, वेलकम टू स्टडी लिटिकल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो गाइस, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे SBI GA के वर्क एक्सपीरियंस को लेकर। सो आज हम उस बारे में बात करेंगे फाइनली। आप सबको पता है ऑलमोस्ट 1.5 महीने मैंने SBI में काम किया। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, और जो वीडियो में जो भी बातें रहेंगी, जो भी एक्सपीरियंस रहेगा, वो टोटल पर्सनल रहेगा। ठीक है, तो कोई भी इसको लेके ये ना बोले कि आप ये बोल रहे हो वो बोल रहे हो। जो मैंने फील किया वो मैं आपको बताऊंगा। तो DV से स्टार्ट करेंगे और रेजिग्नेशन तक बात करेंगे। पूरा जो भी प्रोसेस था, क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना वर्कलोड था, क्या प्रेशर था, क्या प्रोसेस थी। ठीक है, तो DV की बात करते हैं। DV के लिए बुलाया गया था 5 जनवरी को। ठीक है, 5 जनवरी को बुलाया। 3 दिन का प्रोसेस था, 5, 6, 7 का। फर्स्ट डे को DV और LPT हुआ था। सेकंड डे को मेडिकल हुआ था, और सेकंड डे को रात में उन्होंने फ्री कर दिया था, ऑलमोस्ट 11, साढ़े 11 बजे। ठीक है, उसके बाद में 17 जनवरी की जॉइनिंग थी, लेकिन एक्सटेंड होकर 21 फरवरी को उसको कर दिया गया। 21 फरवरी को SBI LD भावनगर में हमें बुलाया गया था, जहाँ पे ऑलमोस्ट 2 दिन लगे उनको जो सारी प्रोसेस है एक बार फिर से DV हुआ उसको कंप्लीट करने में। उसके बाद उन्होंने लगभग 3-4 दिन तक बिठाई रखा, और फिर 25 को AO अलॉट किया, और 26 को AO में हमें बुलाया गया। वहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक माइनस पॉइंट मैं मेंशन करूँगा। AO में हमसे प्रेफरेंस ली गई थी कि आप कोई भी 5 प्रेफरेंस हमें दे दो, उस हिसाब से हम आपकी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, मैंने वहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं दी थी, लेकिन मैंने उनको बोला था कि क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो आप मुझे कोई भी कोस्टल एरिया में कोई ब्रांच ना दे अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे प्रोवाइडेड मी अ प्योर कोस्टल ब्रांच, दैट वाज कोडिनार मेन। द सी वॉज ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई ब्रांच। ठीक है, 1.5-2 किलोमीटर समुद्र था मेरी ब्रांच से, बीच था, टोटल मछुआरों का इलाका था। ठीक है, आगे बात करते हैं। AO से RBO लौट गया, सोमनाथ RBO था। RBO में फिर एक दिन बैठाया, उसके बाद में ब्रांच दे दी गई। 1 तारीख को सुबह ब्रांच में रिपोर्ट करना था। तो पहली चीज़ तो ये कि ब्रांच ज्वाइन करने से पहले ही लगभग हम लोगों के 10-12 हज़ार रुपये ऑलरेडी खर्च हो चुके थे। ये मिनिमम है, कुछ लोगों के 20 हज़ार तक खर्च हुए थे। वो डिपेंड करता है कि वो किस प्लेस पर रहे थे। एक एवरेज बंदे के 10-12 हज़ार रुपये ज्वाइनिंग से पहले ही खर्च हो चुके थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ब्रांच में क्या हुआ। पहले दिन 1 तारीख को रिपोर्ट किया, तो पहले मैनेजर ने सबको केबिन में बुलाया। हम 4 लोग थे, चारों के चारों नए। चेस्ट ब्रांच थी हमारी मेन ब्रांच, और लगभग 22-23 का स्टाफ था उसमें, जो भी कम था। वहाँ पे 14 क्लर्क्स की रिक्वायरमेंट थी, और उस टाइम पे वहाँ पे 6 या 7 क्लर्क्स ही वर्किंग थे। ठीक है, तो मैनेजर ने बुलाया और उसने बोला कि देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप चारों लोगों को सिखाऊं, क्योंकि मेरे पास स्टाफ ऑलरेडी कम है, और 4 लोग रिलीव होंगे और आप चारों के चारों नए हो। ठीक है, तो जो भी करना है आपको खुद को करना है। पहली चीज़ तो ये कि आप बिना ट्रेनिंग के किसी को भेज रहे हो, तो वो आदमी खुद से कैसे करेगा। उसके बाद में हमें एक एक बंदे के पास में बिठा दिया गया जिसको रिलीव होना था। 4 लोग रिलीव हो रहे थे वहाँ से। ठीक है, CTS पे मुझे बिठाया गया। तो मैंने सोचा था कि यार 1-2 दिन वो सिखाएंगे, फिर उसके बाद में बोलेंगे अब आप करो। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उस बंदे ने खुद खड़ा होकर मुझे वहाँ पे बिठा दिया कि आप करो। तो फर्स्ट डे था, मुझे बैंकिंग का B भी नहीं आता था उस टाइम पे। मैं बैठ गया जाके। अब जैसा ही कोई चेक लेके आए, मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम पे कि एक चेक में चेक क्या करना होता है, चेक में क्या चेक करना है और स्लिप में क्या चेक करना है। उस टाइम पे हम उस स्टेज पे थे। वहाँ पे जाके फर्स्ट डे ही हमको काउंटर पे बिठा दिया गया। ठीक है, जैसे ही कोई चेक लेके आता था, मैं उसको बोलता था कि इसमें क्या चेक करना है, क्या है, तो बता के और फिर चला जाता था। ठीक है, तो मेरी सबसे बड़ी फेसिंग प्रॉब्लम यही रही कि आप यार देखो, बिना ट्रेनिंग के किसी को बिठाओगे, ये तो वही बात होगी ना कि आप आर्मी में किसी को
भर्ती कर लिए, उसको ट्रेनिंग दी नहीं, उसको पकड़ा के राइफल बैठा दिए, क्या करेगा वो? ठीक है, उसके बाद में चलो ठीक है, और 2-3 दिन में थोड़ी सी हैबिट में आ गया तो CTS में करने लग गया। फिर 2 दिन बाद जो डिप्टी मैनेजर वो बोलता है कि आपको चेक पोस्टिंग भी करनी है। अब बिल्कुल नया वर्ड था, मैंने कहा यार ये क्या होती है। तो जो SBI टू SBI चेक थे वो भी मेरे को पकड़ा दिए गए। ठीक है, तो पहला काम हो गया CTS का, दूसरा हो गया चेक पोस्टिंग का। ठीक है, वो की मैंने 8-10 दिन। उसके बाद वो दोनों के साथ में तीसरा काम आया कि अब सैलरी आएगी तो आपको सैलरी की भी पोस्टिंग करनी है। तो सैलरी की पोस्टिंग का मतलब है कोई बंदा 50 अकाउंट नंबर आपको देगा, वो जो चेक है वो आपको बैंक के अकाउंट में डालना है, फिर सैलरी वालों के अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो उस टाइम पे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इतने सारे अकाउंट्स में, एक भी नंबर अगर गलत हो गया तो वहीं पे काम ख़त्म। ठीक है, तीसरा काम, चौथा काम ATM का पकड़ा है मुझे, पांचवा काम पासबुक प्रिंटिंग का, नई पासबुक देनी है। ये सारे 5 काम हो गए। छठवां काम था IBTS का, जो सुबह 12 बजे से पहले करनी होती थी। तो एक काउंटर पे आप काम देख सकते हो, पहला हुआ चेक पोस्टिंग का, दूसरा CTS का, तीसरा ATM का, चौथा पासबुक प्रिंटिंग का, नई पासबुक देनी है कुछ भी, और उसके अलावा छठवा काम भी दिया गया था। उसके अलावा बात करते हैं जो मिसलीनियस सारे काम थे वो मेरे काउंटर पे थे, क्योंकि इतने सारे काम के बावजूद उनको लगता था कि ये बंदा जल्दी फ्री हो जाएगा। तो योनो वाला बैठता था वहाँ पे, एक अप्रेंटिस, तो उसको अगर कुछ भी पूछना है, डेट ऑफ बर्थ या योनो का जो फॉर्म निकलवाना है, कुछ भी उसको काम होता था, तो वो मेरे पास भेजता था बंदे को। तो ये एक एक्स्ट्रा काम था मेरे पास। ठीक है, तो काम मैंने आपको बता दिया एक काउंटर पे, मेरे वाले काउंटर पे कितना काम था। ठीक है, अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, पूरे 1.5 महीने में कभी भी 7, 7:30 से पहले मैं ब्रांच से नहीं निकला, और मैं क्या, कोई भी क्लर्क नहीं निकला। और जिसको अकाउंट ओपनिंग में बैठाया था वो रात को 9-9, 10-10 बजे तक बैठता था, क्योंकि वहाँ पे 250 अकाउंट्स ओपनिंग ऑलरेडी पेंडिंग थे। और उसी ब्रांच की बात नहीं है, पूरे सौराष्ट्र एरिया में यही था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम था। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लोग जॉइनिंग ले लेते हैं, लेकिन उनको वो जगह सूटेबल नहीं लगती है, तो वो छोड़ देते हैं, चाहे उनको कुछ भी मिले उसके अलावा अपने स्टेट में या कहीं और जगह, तो उसके लिए वो SBI क्लर्क छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे काम पेंडिंग ही रहता है, और सौराष्ट्र एरिया में हमेशा स्टाफ की कमी रहती है। हमारे मैनेजर ने 6 बंदे डिमांड किए थे, उसको 4 ही क्लर्क मिले थे, और चारों की चारों नए मिले थे उसको। आगे बात करते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने फेस किया, कि बिना ट्रेनिंग के आपको काम पे बिठा दिया, इतने सारे काम आपको पकड़ा दिए। अब हम वहाँ पे केवल डेटा एंट्री कर रहे होते थे। एक्चुअली 15 दिन तक तो हमको भी नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, ये चेक से पैसा जा कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है, CTS की प्रोसेस क्या है, क्या होता है, ये चेक मशीन में फ़ोटो जाती कहाँ है, मतलब हमें उस टाइम पे कुछ नहीं पता था। बस एक डेटा एंट्री जैसे हमको सिखाया गया था, रटाया गया था, वो हम कर रहे थे। ठीक है, टाइमिंग मैंने आपको बता दी, वर्कलोड मैंने आपको बता दिया, प्रेशर। देखो प्रेशर की बात ऐसी है, स्पेशली मेरे काउंटर की मैं बात करूँ तो मेरे पास जितने भी काम थे एक्सेप्ट ATM, वो सारे ही सेम डे करने पड़ते थे। आप चेक को दूसरे दिन के लिए छोड़ नहीं सकते, CTS को आप छोड़ नहीं सकते, सैलरी आपको सेम डे ही करनी पड़ेगी। ये सारे काम ऐसे थे जो आपको सेम डे करने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पे आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि स्पेसिफिक मेरी ब्रांच की बात करूँ तो चेस्ट ब्रांच थी, ऑलरेडी स्टाफ कम था, जो बाकी के क्लर्क थे उनके पास में बहुत ज़्यादा काम था, तो उनका खुद का कंप्लीट नहीं होगा तो वो दूसरे की हेल्प कहाँ से करेंगे। ठीक है, एक अगली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये पर्सनल है बिल्कुल। मुझे जो काम नहीं आता था उसके लिए मैंने मैनेजर को बोला कि या तो आप मुझे सिखाओ, या फिर आप किसी क्लर्क को बोलो कि वो मुझे सिखाए।
क्योंकि जो बंदा मेरी जगह पर बैठता था उसको उन्होंने रिलीव कर दिया था 4-5 दिन बाद। तो मैनेजर सर का रिप्लाई ये था कि देखो, ब्रांच मैनेजर किसी को कुछ सिखाता नहीं है, मैं फिर भी तुमको इतना बता रहा हूँ, बाकी तुम खुद से मैनेज करो। तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं अदर ब्रांचेस में उनसे बात करो, या फिर इस ब्रांच में किसी क्लर्क से बात करो और उससे बोलो तुम्हें सिखाने के लिए, उसे बार बार रिक्वेस्ट करो। तो यार देखो, हम अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो या तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम जॉब कर रहे हैं वो हमको ट्रेनिंग दे, या फिर वो कुछ ऐसा अरेंज करे कि ब्रांच के अंडर आपको कोई सिखाएगा, या तो मैनेजर रेस्पॉन्सिबल हो, कोई मतलब एक ऐसा बंदा हो जिससे आप पूछ सको, जिसको आप बोल सको कि आप मुझे सिखाओगे। तो मैंने उनको क्लियर सा जवाब ये दिया कि सर देखो, मैं यहाँ पे आया हूँ आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो आप मुझे सिखाओ या फिर आप अरेंज करो। मैं किसी से क्यों बोलूँगा कि आप मुझे सिखाओ, और मेरे कहने से कोई क्यों सिखाएगा। तो मैनेजर साहब नाराज़ हो गए। चलो वो छोड़ो, बाकी जो भी है यही एक्सपीरियंस था मेरा। तो और 1 तारीख को 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था, उसके बाद में 1 को ही मैंने तो रेजिग्नेशन डाल दिया था और 13 को रिलीव किया था उन्होंने। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम राजस्थान वालों को और बिहार वालों को, हरियाणा वालों को, पंजाब वालों को गुजरात में आने वाली है, वो आएगी फूड की। अनटिल यू कुक योरसेल्फ, जब तक आप खुद से खाना नहीं बनाओगे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। वहाँ के खाने में और हमारे खाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑयल तक मैच नहीं होता, हम अलग ऑयल खाते हैं, वो अलग खाते हैं। उनके मसाले आप 1-2 दिन ही आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद में खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। वो जिस हिसाब से टाइमिंग थी, आप 7 बजे बैंक से निकलोगे, 7:30 बजे घर पहुँचोगे। अगर आप खाना बनाते हो तो आप आगे की प्रिपरेशन तो भूल ही जाना कि आगे आपको प्रिपेयर भी करना है। देखो, एसबीआई में वर्क प्रेशर तो है, ये सबको पता है, और जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी पता है कि बैंक में जाने का टाइम है, वापस आने का कोई टाइम नहीं है। ये सारी चीज़ें ना सुनने में अच्छी लगती हैं, बट अगर आपको डेली सुबह 9:30 बजे बुलाया जाए और रात को 7:30 बजे छोड़ा जाए तो पूरे 10 घंटे की जॉब हो जाती है। और भीड़ इतनी आती है कि अगर आप आधे घंटे को लंच पे जाओगे ना तो वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे आप खाना भी क्यों खा रहे हो। ठीक है। और जिस एरिया में मेरी पोस्टिंग थी वहाँ की एक सबसे बड़ी ख़ास चीज़ थी पासबुक एंट्री। वहाँ पे लोगों को पासबुक एंट्री का इतना ज़्यादा टेंशन बोलूँ या मैं शौक बोलूँ या उनकी सोच बोलूँ कि अगर कोई बंदा शाम को फ़ोन में रिचार्ज करेगा तो वो सुबह आके उसकी पासबुक एंट्री करवाएगा। ठीक है। लिटरेसी का लेवल तो आपको पता ही है, कम ही है वहाँ पे, लोग पढ़ते कम ही हैं, उनका जो डेली का बिजनेस है उसी में करते हैं वो। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करोगे गुजरात में जाते टाइम। बाकी लैंग्वेज का इतना इशू वहाँ पे नहीं आएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली पीपल को हिंदी आती है। बाकी अगर किसी को गुजराती आती है तो आपको ब्रांच में 1-2 प्यून मिल ही जाएंगे, आप उनको खड़ा रखो थोड़ी देर, वो उनको समझा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो मेरा जो 1-1.5 महीने का था मैंने आपको बता दिया। अब आगे की बात कि आपको अदर स्टेट से अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एडजस्ट कर सकते हो फूड को लेके, फैमिली को लेके, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं अदर स्टेट में जाने पे, तो आप बिल्कुल अदर स्टेट से अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको, जैसे मेरा था कि हर 5-6 महीने में कम से कम एक बार तो घर जाना ही चाहिए, या और भी चीज़ें होती है जैसे फूड प्रायोरिटी होती है। यार देखो, जब तुमको खाना ही नहीं मिलेगा ढंग का तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो आपकी प्रायोरिटी क्या है। बाकी अगर मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आपके स्टेट और अदर स्टेट में 1-2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है मेंस में, तो अदर स्टेट की बजाय अपने स्टेट से ही आप अप्लाई करो तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि मैंने क्यों छोड़ दिया। वो रीज़न्स मैंने आपको बता ही दिए। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, टाइमिंग कोई फ़िक्स नहीं थी, सबसे बड़ी फूड प्रॉब्लम थी, और
एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बीच में कि मेरे घर से लगभग 1700-1800 किलोमीटर दूर था, और एसबीआई आपको 1 साल से पहले, या मैं बोलूँ प्रोबेशन में, तो छुट्टी देगा ही नहीं आपको। आरबीओ में क्लियर बोल दिए थे कि प्रोबेशन में छुट्टी है ही नहीं, आप अपने मैनेजर से मैनेज करो, आपको 1-2 दिन की छुट्टी चाहिए तो। लेकिन अगर मैनेजर भी अगर मैनेज करेगा 1-2 दिन की छुट्टी, तो उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 से 36 घंटे का तो ट्रेन का रास्ता ही था। तो 36 और 36 72, मतलब 3 दिन तो वो ही हो गए, उसकी 2 दिन की छुट्टी हमारे किस काम की है। और अगर कोई आदमी 36 घंटे ट्रैवल करेगा तो उसको रेस्ट करने के लिए घर पे कम से कम 2 दिन तो चाहिए, क्योंकि उसको वापस भी जाना है। ठीक है, तो ये कुछ सारी प्रॉब्लम्स थी। बाकी आगे बात करते हैं एसबीआई जेए वर्सेस आईबीपीएस क्लर्क। देखो, वर्कलोड दोनों में है, एसबीआई में थोड़ा ज़्यादा है, आईबीपीएस क्लर्क में थोड़ा कम है। आईबीपीएस क्लर्क में डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बैंक मिल रही है। अगर आपको कोई सेफ बैंक मिल रही है तो बिना सोचे आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एसबीआई में देखो एक्स्ट्रा काम बढ़ता है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट के मैक्सिमम काम एसबीआई में होते हैं, चालान या फिर सैलरी या और भी जो काम होते हैं वो मैक्सिमम एसबीआई में होते हैं। तो अगर आप अदर बैंक में जाओगे तो वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपने स्टेट में अगर एसबीआई जे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि एसबीआई जे ज्वाइन करने के बाद में 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आप अपने स्टेट में आ जाओगे, तो आप गलत फहमी में हो। मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा कि आईसीटी तो दूर की बात है, आपको आईएमटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अप्रोच लगानी पड़ेगी। स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र के लिए भी आपको 3 साल वेट करना है, और उसके बाद भी आपका ट्रांसफ़र तब होगा जब आप अप्रोच लगाओगे किसी से। ठीक है, तो ट्रांसफ़र वाली चीज़ें तो भूल ही जाना। मैं आपको 2 केसेस बताऊंगा यहाँ पे। फर्स्ट था मेरा मैनेजर, 2015 की जॉइनिंग थी, झारखंड से बिलोंग करता है, स्केल 3 हो गए वो। अब हर साल आईसीटी के लिए अप्लाई करते हैं, अभी तक ट्रांसफ़र नहीं है। उनकी वाइफ जो है वो बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क है झारखंड में। सेकंड केस मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे ब्रांच में एक डेप्यूटी मैनेजर थे, उड़ीसा के हैं वो एज अ क्लर्क ज्वाइन हुए थे गुजरात में, और अभी वो स्केल 2 हैं। वो भी आईसीटी के लिए लगातार अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनका भी आईसीटी नहीं आया अब तक। तो ये ट्रांसफ़र को लेके मैं आपको बता रहा हूँ, हो सके तो अपने स्टेट से ही अप्लाई करो एसबीआई। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसफ़र की कोई दिक्कत नहीं है। यार अपने स्टेट में कितना दूर डालोगे, कितना भी दूर डालो, बंदा 10-12 घंटे में पहुंच ही जाता है, रात रात में आप अपने घर पहुंच जाओगे। तो मेरा तो बस यही सजेशन है कि अगर आपको एसबीआई डालना है तो कोशिश करो अपने स्टेट से डालो। बाकी अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो आप अदर स्टेट से भी डालो। और एलपीटी को लेके तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं बिल्कुल। आप थोड़ा सा बस अपना गुजराती वगैरह का अल्फ़ाबेट याद करो, नंबर्स याद करो और न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे ही हो जाएगा। एलपीटी कोई इतना टफ नहीं है। और बाकी एलपीटी के बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया है पुरानी वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस आपके साथ में ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना था। अगर आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि जैसे ही मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम मेंस ख़त्म होगा उसके बाद में कुछ सीरीज़ अपन कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि पजल सीरीज़ हो गई और मैथ्स में जो अर्थमेटिक सीरीज़ हो गई। ऐसा कुछ अपन कंप्लीट करेंगे सीरीज़ में, क्योंकि मुझे टाइम मिल जाएगा उसके बाद 1-2 महीने का। तो जो पजल सीरीज़ मैं आपको बताऊंगा या जो हम सॉल्व करेंगे वो बिल्कुल टॉप लेवल होंगी। बेसिक वाली तो देखो, बेसिक आपको सारी बुक्स में मिल जाएंगी। आपको पजल सीरीज़ में वो कराऊंगा जो एग्जैक्ट मेंस में आती है, जो आपके यूज़फुल हो। देखो फालतू का करने से तो कोई मतलब ही नहीं है यार। आप अगर देखो आरआरबी क्लर्क मेंस में कितना लेवल आता है पजल का, उतना ही आता है जितना एसबीआई पीओ प्री में आता है, या उससे थोड़ा ऊपर मान लो। अगर आप उसके लिए कुछ अलग ही लेवल का पजल कर रहे हो, जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा था
जिस टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, कुछ टीचर्स, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सारे रेस्पेक्टेड हैं, मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी, तो वो क्या है मतलब 3 टाइम्स और 4 टाइम्स टफ पजल्स जो करा रहे थे उस टाइम पे, जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उस लेवल का कुछ था ही नहीं है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम तो आप ये समझ लो कि मेंस में जो आएगा ना वो एक मिक्सचर आएगा। जैसे प्री में पजल आती है, फ्लोर वाली आ गई और सर्कल वाली आ गई, हो सकता है मेंस में दोनों को मिक्स कर दे। मेंस में हमेशा वो कुछ नया ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जो आप ट्रेडिशनल पढ़ रहे हो उससे कुछ अलग हटके पजल्स मेंस में आती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।